यूपीएससी ने हमसे 2022 में पूछा विद रेफरेंस टू वेब 3.0। ये तो हमने कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया डिस्कस हमने, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 3.0 इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। सही बात है कि इस वेब 3.0 ने जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है ना, ये बात मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी के वाइज, कि इंडिविजुअल ज़्यादा पावरफुल रहा है। जैसे आप ब्लॉकचेन में ले लीजिए, आपकी क्रिप्टो करेंसी में ले लीजिए, आपको सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए। ऐसे आप पोस्ट ऑफिस में ले लीजिए। जैसे पहले क्या होता था कि आपको अगर अपनी बात कहीं पे भेजनी है तो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजोगे, नहीं आप जब आपका मन करे जब किसी के व्हाट्सअप कर दो। तो यही समाज में उन्नति हो रही है कि अब ये वेब 3.0 है, इसने ना पीपल को कंट्रोल दिया है उनके डाटा पर पहले से ज़्यादा। अब और फिर इसने बोला कि वेब 3.0 वर्ल्ड में ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क है। अब जैसा ये ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क है, ये तो है ही। अब यहाँ से आपकी ना हमारी मतलब मैं अगली बार जो किसी चीज़ को देखूँगा तो यहाँ से ना थोड़ी आँखें खुल जाएंगी कि भाई अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात होगी। अब जैसे इसमें बोला है कि ना यूज़र कलेक्टिवली है, मतलब अब अगला ऑप्शन है कि वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूज़र कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। कोई संस्था कोई निगम उस पर कंट्रोल नहीं रख रही, सामूहिक रूप से यूज़र कंट्रोल रख रहे हैं। तो तीनों ही 3.0 की निशानी है। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा था कि इसका एक तो ये ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है, 2020 में पूछा था कि इसका यूज़ केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए करते हैं। उससे बोलते नहीं भाई क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं करते। फिर एक ये पूछा था कि इट इज़ द पीपल लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूज़र कंट्रोल। ठीक है, कोई सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं है, तभी इसके चैन है ना, चैन बनेगी जब सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं होगा। फिर इसने हमसे पूछा एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशन। है ना कि ना कि किसी की बिना परमिशन के भी कोई भी कुछ बंदा बना सकता है। तो वही एक और तीन है। जैसे ही आप दो काटते हो ना तो आप 2 50-50 पे पहुंच जाते हो। और मैं आपसे बोल रहा हूँ इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट जब 50-50 पे पहुंच रहे हो। जैसे इसने 2018 में 3-4 टर्म दी थी, वानाक्राई, पेटिया, एटर्नल ब्लू। ये किसके उदाहरण है? ये साइबर अटैक के उदाहरण है। वानाक्राई ये सिंपल दिखा रहा है। फिर इसने बोला कि WWE वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया? टिम बेमरली ने बनाया, टिम बेमरली। अब देखते हैं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। दीज आर मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी साइंस एंड टेक सेक्शन। है ना, इसने बोला है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट स्कोरिंग होते हैं साइंस एंड टेक सेक्शन में। only 2 type options student must able to score well. The key idea is such question is look for the statement that are at least likely to be part of given group. ठीक है, just finding the odd one out। बस एक आपको ऑड वन आउट को बाहर निकालना होता है। इन दिस क्वेश्चन इवन इफ यू आर जस्ट फोकस इन द वर्ड ब्लॉकचेन इन स्टेटमेंट 2 you have solved the question. Every student in fact is nothing but a characteristic of new age internet based on blockchain and its inherent attribute like decentralization, control, collective ownership, and giving answer option D. Web 3.0 represent next evolution of internet। ठीक है, एम्फोसाइजिंग डिसेंट्रलाइजेशन को एम्फोसाइज कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड सिमेंटिक वेब प्रिंसिपल को आगे बढ़ा रहा है। एम टू क्रिएट मोर इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड वेब। इसका काम है क्रिएट करना मोर इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड वेब। इनेबल मशीन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड द इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमन। अब
यहाँ पर काम है कि ना ये ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिससे मशीन भी डाटा को समझ पाए और उसको प्रोसेस कर पाए। देन उसके बाद देखते हैं की टेक्नोलॉजी इंक्लूड ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस रिलायंस ऑन सेंट्रलाइज सर्वर। सेंट्रलाइज सर्वर पे आपका ना आपका जो सेंट्रलाइज सर्वर पे आपका जो आपका वो हो जाता है ना, वो कम हो जाता है, मतलब निर्भरता। इनहेंसिंग प्राइवेसी, सिक्योरिटी ओवर कंट्रोल ओवर पर्सनल डाटा। सिमेंटिक वेब technology enable better data integration, linking information in a meaningful way for improved search. Semantic web टेक्नोलॉजी इनेबल करती है डाटा इंटीग्रेशन को बेटर करती है। लिंकिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को लिंक करती है मीनिंगफुल रूप से। वे फॉर इम्प्रूव सर्च, मतलब किस लिए कि बंदा सर्च को इम्प्रूव कर सके। interoperability allow different system and platform to work। interoperability होती है कि डिफरेंट सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म वर्क सीमसली टुगेदर, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग सिस्टम एक साथ काम कर सकते हैं। फोस्टरिंग इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। prominent applications include decentralized finance, non-fungible tokens, and decentralized social network। 3.0 Web 3.0 aim to empower user by giving them ownership and control over their data and digital identity। अब इसमें एक वर्ड आया था सिमेंटिक वेब एक एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को इस तरह लिखा जाता है कि कोई कंप्यूटर या मशीन उसका मतलब समझ सके। इससे वेब और स्मार्ट बनता है, जिसमें मशीन भी इंसान की तरह सोचती है और सोचकर इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, देखो यार, जो स्मार्ट लोग थे ना, मतलब इस ज़माने में भी, इस टाइम भी कुछ स्मार्ट लोग हैं कि जो बहुत फ्यूचर की सोच रहे हैं। अब जैसे जो ये सीमेंटेड वेब टेक्नोलॉजी है, ये हमारे मतलब वैसे तो डायरेक्टली काम की जो मैं नहीं बता रहा, इसकी शुरुआत टिम बर्नर ली ने की थी, जिसने डब्ल्यू के जनक माने जाते हैं। भाई उस बंदे ने विजन देखा होगा कि यार एक टाइम एआई ऐसा होगा, और आज मैं एआई से तुरंत मांगता हूँ, तुरंत देता है, वो मेरे इमोशन समझता है, वो उस इमोशन के अनुसार आंसर देता है। जिस टाइप से मैं बोलूँगा वो उस बात को समझ जाएगा। और उस बंदे ने 1999 में सोचा था कि यार ये काम करते हैं, और 2001 में वो बंदा ले आया, एक्टिवली शुरू हो गया 2001 में। बंदा कितना विजनरी होगा और अपने विचार के लिए कितना, मतलब उस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी। देखो अब इसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी एक एडवांस डिजिटल सिस्टम है जो डाटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर और मैनेज करता है। सबसे फेमस इसका फॉर्म ब्लॉकचेन है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज सर्वर पर नहीं बल्कि नेटवर्क के कई नोड पर स्टोर होती है। सही बात है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। इससे किसी एक एंटिटी का पूरा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए सिस्टम ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल होता है। ट्रांसपेरेंसी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी की दूसरी खासियत है, इसमें हर ट्रांजिशन या अपडेट को सभी नोड देख सकते हैं, इसलिए कोई भी डाटा छिपाया नहीं जा सकता। हर एक्शन पब्लिकली रिकॉर्ड होता है, जो ट्रस्ट को बनाए रखता है।
इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कि एक बार कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। ये डाटा टैंपरिंग से बचाता है और सिस्टम की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रिप्टो करेंसी, सप्लाई चेन, वोटिंग सिस्टम और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जैसे फील्ड में हो रहा है। ये फ्यूचर का बेस टेक्नोलॉजी बन रही है जहां डाटा सोर्स ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करती है और बिना किसी मिडलमैन के। डिसेंट्रलाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर और डाटा कंट्रोल एक जगह पर ना होकर पूरे नेटवर्क में बताना। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में सेंट्रल सर्वर या अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि कई कंप्यूटर एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं और सबके पास सेम डाटा होता है। अब इसके डिसेंट्रलाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के उदाहरण मान लीजिए आप। नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इंक्रीज सिक्योरिटी, ग्रेटर रिलायबिलिटी, यूजर एम्पावरमेंट, सेंसरशिप रेजिस्टेंस। डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की बैकबोन है जो इसे ट्रस्टवर्दी, सिक्योर और डेमोक्रेटिक बनाता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम का स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जरूरी होती है। अब इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज अ डिसेंट्रलाइज डाटाबेस। सही है। मैनेज बाय मल्टीपल पार्टिसिपेंट, वो हमने पढ़ लिया। अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन होती है। वेयर रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक एंड सिंक्रोनाइज थ्रू कंसेंसस मैकेनिज्म। इट रिमूव द नीड फॉर सेंट्रल अथॉरिटी where records are stored it remove need for central authority, enhance transparency, security and traceability. Decentralization, no single point control, immutability. One data is recorded, it cannot be altered or deleted. Transparency, every participant in the network has access to the same ledger. यूज इसका क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, बिटकॉइन और इथेरियम इसका उदाहरण है। सप्लाई चेन में हो रहा है, ट्रैक एंड वेरीफाई प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू कंज्यूमर, भाई हम भी तो करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में हो रहा है, रियल टाइम पेमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन। इसके मेरिट से फ्रॉड को कम कर दिया, डाटा इंटीग्रिटी को बढ़ा दिया, एफिशिएंट इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन। और इशू है इसके स्केलेबिलिटी का इशू है, एनर्जी इंटेंसिव है, वो तो हमें तो ये सब इशू तो रहते ही हैं। डिसेंट्रलाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने ना विश्वा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। विश्वा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंटेंट सेंट्रलाइज सर्वर की बजाय एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू शेयर और स्टोर किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंटेंट सेंट्रलाइज सर्वर की बजाय एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू शेयर किया जाता है। कंटेंट होता है ना, वो सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू ना शेयर होकर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू शेयर और स्टोर किया जाता है। इसका मेन एम है कि यूज़र डाटा को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड सेंसरशिप से फ्री बनाना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लाइफ लिखा हुआ है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें डाटा किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि कई नोड पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, डाटा किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि कई नोड पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर डिवाइस एक नोड बन सकता है जो कंटेंट को होस्ट करता है। इससे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रिस्क कम हो जाता है। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का यूज़ करता है ताकि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन का यूज़ करता है ताकि डाटा टेम्पर प्रूफ
हो कंटेंट को हर ट्रांजिशन, अपलोड, एडिट, शेयर को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कोई भी डाटा को बिना परमिशन के बदल नहीं सकता। यूज़र एम्पावर, यूज़र को एम्पावर करता है ना। टोकनाइजेशन मॉडल, कंटेंट क्रिएटर को क्रिप्टो करेंसी से टोकन मिलते हैं जब उनका कंटेंट लोग यूज़ करते हैं। सेंसरशिप रेजिस्टेंस, सेंसरशिप की रेजिस्टेंस होती है। कंक्लूजन, डिसेंट्रलाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिजिटल फ्रीडम और सिक्योरिटी का नया मॉडल है जिसमें ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज या यूज़र का राइट कॉम्बिनेशन होता है। ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है जो डाटा ओनरशिप और प्राइवेसी को प्रमोट करता है। देखते हैं जो बातें करी। डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। Decentralized content distribution network is a network of server that work together to deliver digital content। बहुत सारे नेटवर्क, सर्वर का नेटवर्क होता है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं डिजिटल कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, जिसका उदाहरण है वीडियोज, इमेज एंड वेब पेज टू यूज़र बेस्ड ऑन देयर जोग्राफिकल लोकेशन। वो बेस होता है यूजर की जोग्राफिकल लोकेशन पर। मिनिमाइजिंग लेटेंसी होती है। इम्प्रूविंग लोड टाइम को अच्छा करता है। डिसेंट्रलाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज ब्लॉकचेन को यूज़ करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करता है कंटेंट विदाउट रिलाइंग ऑन सेंट्रल सर्वर पर का कम रोल होता है। कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट इज कैच एट मल्टीपल नोड्स वर्ल्ड वाइड। कंटेंट कैच होता है मल्टीपल नोड्स पर वर्ल्ड वाइड। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, यूजर आर incentivized to share bandwidth और स्टोरेज इन एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड टोकन। यूज़र अगर उसका कंटेंट देखते हैं तो वही उसके बदले में क्रिप्टो करेंसी और टोकन मिल सकते हैं। इसका यूज़ हो रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स कैन बेनिफिट फ्रॉम डिसेंट्रलाइज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का फ़ायदा ले सकते हैं टू अवॉइड सर्वर कंजंक्शन। वेबसाइट कर सकती हैं फास्टर लोडिंग टाइम के लिए। नियरेस्ट नेटवर्क नोड यूज़र, रिड्यूस रिलायंस सर्वर, जो सेंट्रल सर्वर के उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अप टाइम। इंक्रीज सिक्योरिटी बाय अवॉइडिंग अ सिंगल पॉइंट फेलियर इशू। हाई इनिशियल सेटअप फॉर डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजिंग कंटेंट अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन, कैरेबियन कंट्रीज लुक टू इंडिया फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। अच्छी बात है भाई, मदद करनी चाहिए भारत को। डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज टू वेरीफाई एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑनलाइन। एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम ना मतलब ऐसा डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन रेफर करता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज टू वेरीफाई। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेरीफाई करेगा इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ऑनलाइन, ठीक है। अब ये आधार कार्ड के थ्रू हो सकता है, अंगूठा लगा के। दिस सॉल्यूशन यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट स्टोर एंड ऑथेंटिसिटी आइडेंटिटी डाटा। इस टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा एंड ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी डाटा। स्टोर, क्रिएट एंड ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी डाटा, इंश्योरिंग सिक्योर एंड सीमलेस डिजिटल इंटरेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ना। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, बायोमेट्रिक में आप फिंगरप्रिंट दे दो या फिजिकल रिकॉग्निशन दे दो या आइरिस स्कैन दे दो। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में इंश्योर सिक्योर स्टोरेज ऑफ आइडेंटिटी डाटा, इनेबलिंग सेल्फ सोवरन आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ये इसके यूजेस होंगे एक्सेस कंट्रोल टू सिक्योर लॉगिंग सिस्टम एंड पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ई गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट पैसा भेज सकती है भाई। बैंकिंग में काम आएगा KYC के रूप में। ये प्रोवाइड
एक इसका एक ही डिमेरिट है कि प्राइवेसी का मैटर है थोड़ा, और इंटीग्रेशन विद वो इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ये सिक्योर देगा, फास्ट देगा एंड कन्वीनियंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देगा, रिड्यूस कर देगा तुम्हारा रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट को। अब देख लेते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की आइडेंटिटी को ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये सॉल्यूशन लोगों के पर्सनल डाटा जैसे कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड बायोमेट्रिक डाटा को सिक्योरली स्टोर करता है और ऑनलाइन सर्विस के लिए ऑथेंटिकेट करता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसमें फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन या वॉइस रिकॉग्निशन जैसे यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। इससे आइडेंटिटी फ्रॉड कम होता है क्योंकि हर इंसान की बायोमेट्रिक डाटा यूनिक होती है और ये ईज़िली फोर्ज नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन इंटीग्रिटी डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन में एक और क्रूशल एलिमेंट है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को टैम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टोर किया जाता है। इसमें जो भी आइडेंटिटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर होता है, जो फ्यूचर में वेरीफाई किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि डाटा को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है और सिक्योरिटी बढ़ती है। इसका यूज़ डिजिटल आइडेंटिटी को फ्रॉड से बचाने और यूज़र के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस तरह डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन बायोमेट्रिक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को इन्हेंस करता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देख लेते हैं। फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर फ्लैग्स पोटेंशियल प्राइवेसीज। सबको फॉर्मर बनने के बाद ही प्राइवेसी की याद आती है। जब फॉर्मर बन गए मलाई खाली, अब प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। Central bank digital currency is digital version of a country national currency issued by central bank, representing a liability। ये यूपीएससी ने पूछा था भाई। representing a liability of central bank, it combine the stability of government issue currency with efficiency and digital asset। देखो, एक तो ये करेंसी के बारे में हमने पढ़ा कि ये सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होगी, और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इशूड करेंसी की स्टेबिलिटी और डिजिटल एसेट की एफिशिएंसी को कंबाइन करता है। ये करेंसी डिजिटल फॉर्म में होती है लेकिन गवर्नमेंट से बैक्ड होती है, जो इसे सिक्योर और एफिशिएंट बनाता है। और ना, ये पैसा डिजिटल फॉर्म में होता है जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट होता है। मतलब ये पैसा सेफ और रिलायबल होता है जैसे हमारी रेगुलर करेंसी होती है। ठीक है, एक इसकी खासियत सुन लीजिए, गवर्नमेंट बैक्ड है, ऑफिशियल करेंसी, लीगल टेंडर स्टेटस है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, इट कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेट्स इंसेंटिव्स और लो कॉस्ट पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अच्छा है ना। ठीक है, मॉनेटरी इनेबल सेंट्रल बैंक टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी मोर डायरेक्टली, मेरिट रिड्यूस रिलायंस ऑन कैश, इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजिशन। ठीक है, ठीक कि कैश की ज़रूरत को कम कर देगा, सिक्योरिटी बढ़ाएगा फॉर डिजिटल ट्रांजिशन के लिए, इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर अंडर बैंक पॉपुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर सकता है। अब इसके रिस्क प्राइवेसी हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन टू बैंकिंग सिस्टम, ये भोगने की बात है कि पोटेंशियल रिस्क हो जाएंगे। अब यूपीएससी ने पूछा था जीरो नॉलेज प्रूफ, नहीं पूछेगा जीरो नॉलेज प्रूफ। हैदराबाद बेस्ड फर्म इंट्रोड्यूस जीरो नॉलेज प्रूफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जीरो नॉलेज प्रूफ आर क्रिप्टोग्राफिक मेथड दैट अलाउ वन पार्टी टू प्रूव अनदर पार्टी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू विदाउट रिवीलिंग एनी इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है, क्रिप्टोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, कि जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रूफ करेगी कि स्टेटमेंट ट्रू है बट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करेगी बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ।
कैरेक्टरिस्टिक है डाटा मिनिमाइजेशन, ओनली एसेंशियल डाटा इज शेयर्ड एंड इनहेंस प्राइवेसी। भाई डाटा बहुत कम डाटा यूज़ किया जाएगा, ओनली एसेंशियल डाटा यूज़ किया जाएगा। ऑथेंटिकेशन विदाउट डिस्क्लोजर, ऑथेंटिकेशन किया जाएगा पर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ब्लॉकचेन में यूज़ हो रहा है इनहेंस प्राइवेसी ट्रांजिशन, ये जेड कैश करके क्रिप्टो करेंसी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इंश्योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विदाउट डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव पर्सनल डाटा। सिक्योर वोटिंग की जाएगी। इनेबल प्राइवेट वेरीफाइबल वोटिंग प्रोसेस। मेरिट इसके ये हैं कि ये प्रिजर्व करती है प्राइवेसी को, डाटा सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, और अलाउ करती है सिक्योर ऑथेंटिकेशन विदाउट रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, है ना। और इसका इशू है कि कंप्यूटेशनल, अरे यार वो तो होंगे ही, कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको समझ नहीं आए वो कॉम्प्लेक्सिटी बोल दो। अब ये जीरो नॉलेज प्रूफ एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ इन्फॉर्मेशन बिना रिवील किए प्रूफ करती है। मतलब ये प्रूफ इस तरह का होता है कि जिसमें प्रूवर अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कराने के लिए यूज़ करता है, लेकिन वेरीफायर को असली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। प्रूवर यूज़ करता है, भाई देख लो, आप चेक कर लो, भाई मैं रियल हूँ। भाई इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि प्रूवर को अपनी क्लेम प्रूफ करानी होती है बिना उस क्लेम को डायरेक्टली बताए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रूफ कराना है कि उसके पास एक स्पेसिफिक पासवर्ड है, अगर उसके पास एक स्पेसिफिक पासवर्ड है तो वो प्रूफ करा सकता है बिना पासवर्ड को रिवील किए। जीरो प्रूफ का यूज सिक्योर ट्रांजिशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम ब्लॉकचेन में होता है। ये टेक्निक प्राइवेसी को मेंटेन करती है, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजिशन में जहां आइडेंटिटी और सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ZKP जीरो नॉलेज प्रूफ की टाइप में इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव प्रूफ्स होती हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ का बेसिक प्रिंसिपल है ट्रूथ विदाउट रिवीलिंग द ट्रूथ है जो सच करो, जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में। एग्जांपल जेड कैश। अब अगला यूपीएससी हमसे पूछेगा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट बिकम कॉर्नर स्टोन फॉर डाटा सिक्योरिटी इन दिस ईयर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इज अ साइबर सिक्योरिटी मॉडल दैट assume no trust even inside the organization network and require verification for access request regardless of its origin। कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन, लीस्ट प्रिविलेज एक्शन और माइक्रो सेगमेंट। अब ऑथेंटिकेशन में यूजर एंड डिवाइस आर constantly authenticated। least privilege access, user only have access to the resource necessary for their role। micro segment divide network into smaller segment to contain potential threat। अब इसका यूज़ हो रहा है एंटरप्राइज सिक्योरिटी में, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल। क्लाउड सिक्योरिटी में, इंश्योरिंग सिक्योर एक्सेस टू क्लाउड बेस्ड रिसोर्स। रिमोट वर्क में, प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू कॉर्पोरेट रिसोर्स फॉर रिमोट लोकेशन, है ना। रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेटरल मूवमेंट बाय अटैकर इनसाइड द नेटवर्क। घर का बेची लंका ढाई। इनहेंस सिक्योरिटी इन मॉडर्न हाइब्रिड एंड क्लाउड इन्वायरमेंट। high complexity and resource intensive incentive to implement require comprehensive identity access management system, ठीक है। जीरो ट्रस्ट एक मॉडर्न सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो अज्यूम करता है कि किसी भी नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस या यूज़र पहले से ट्रस्टेड नहीं होता। ट्रेडिशनली आईटी मॉडल इंटरनेट नेटवर्क को ट्रस्टेड मानते हैं, और आज के टाइम में क्लाउड सर्विस, रिमोट वर्क और ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कारण खतरे बड़े हैं। इसलिए जीरो ट्रस्ट मॉडल हर एक्सेस को रिक्वेस्ट को कंटिन्यूसली वेरीफाई करता है।
मुख्य सिद्धांत, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, हर एक्सेस को रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट, ऑथराइज और इंक्रिप्ट करता है। लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, यूज़र को सिर्फ वही एक्सेस मिलता है जो ज़रूरी है। अज्यूम ब्रीच, हमेशा यह मानकर चलना कि नेटवर्क में ब्रीच हो चुका है, उसी के हिसाब से सुरक्षा लेना। मुख्य कंपोनेंट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, माइक्रो सेगमेंटेशन, नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्से में बांटना। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एनालाइज। फ़ायदे, डाटा ब्रीच की सुरक्षा के लिए, बेटर विजिबिलिटी और कंट्रोल के लिए, रिमोट वर्क को सुरक्षित करने के लिए। मान लीजिए कोई ऑफिस का कर्मचारी बाहर से लैपटॉप नेटवर्क एक्सेस करता है तो जीरो ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि उसका डिवाइस आइडेंटिटी और लोकेशन वेरीफाई हो और उसे सिर्फ वही डाटा एक्सेस मिल सके जो उसके काम से जुड़ा हो। निष्कर्ष, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर आज के डिजिटल युग की ज़रूरत है, जहां थ्रेट नेटवर्क बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकते हैं। यह मॉडल सुरक्षा को बेहतर बनाता है, डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, हिंदू ने छापा है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन आर ब्लॉकचेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग डिसेंट्रलाइज डिस्कशन मेकिंग विदाउट सेंट्रलाइज लीडरशिप। इसमें बोल रखा है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्न बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्न होती हैं, अलाउ होती हैं डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग विदाउट सेंट्रलाइज लीडरशिप, ठीक है। करेक्टरिस्टिक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑटोमेट गवर्नेंस रूल और डिसीजन, ट्रांसपेरेंसी, टोकन बेस्ड वोटिंग, मेंबर्स यूज गवर्नेंस टोकन टू वोट और प्रपोजल, डिसेंट्रलाइज, नो सिंगल एंटिटी हैज कंट्रोल, डिसीजन मेड ओवर कलेक्टिवली। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी डिजिटल संस्था होती है जो बिना किसी सेंट्रल लीडरशिप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चलती है। बिना किसी सेंट्रल लीडरशिप के एक ऐसी डिजिटल संस्था होती है जो बिना किसी सेंट्रल लीडरशिप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चलती है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है ट्रस्टलेस और ऑटोमेटेड गवर्नेंस क्रिएट करना, जिसमें डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी से के होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का कोर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पर लिखा होता है। ये प्री डिफाइंड रूल को कोड के फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है, जैसे कोई कंडीशन फुलफिल होती है वैसे ही एक्शन ऑटोमेटेड हो जाता है और बिना किसी थर्ड पार्टी के। ट्रांसपेरेंसी होती है, टोकन बेस्ड वोटिंग, टोकन से यूज होता है। डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन किसी एक व्यक्ति या ग्रुप को कंट्रोल नहीं होती है, सभी डिसीजन कम्युनिटी के द्वारा होते हैं, है ना। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, प्लेटफॉर्म लाइक मेकर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लाइक मेकर डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग मैनेज डिसेंट्रलाइज फंड फाइनेंस प्रोटोकॉल, क्राउड फंडिंग, कलेक्टिव फंड प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस गवर्नेंस मैनेज अपडेट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, क्रिएटर इकोनॉमी, इनेबल क्रिएटर मोनेटाइज देयर वर्क डायरेक्टली, मेरिट है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोमेटेड ऑपरेशन, रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, रेजिस्टेंट टू सेंसरशिप और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और इशू है तुम्हारा वनरेबल टू वर्क, मतलब भाई वो आ सकता है, हैकर आ सकता है। लो पार्टिसिपेटन लेट कम है क्योंकि गवर्नेंस इनएफिशिएंसी हो सकती है, लीगल एम्बिग्यूटीज है, वेरियस जुरिडिक्शन। एज कंप्यूटिंग ट्रांसफॉर्म डाटा सेंटर्स, एलिवेटिंग रियल टाइम प्रोसेसिंग। एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डाटा क्लोजर इट्स सोर्स rather than relying on centralized cloud data center, reduce latency and bandwidth usage। क्या है एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डाटा क्लोजर है, एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डाटा क्लोजर टू इट्स सोर्स rather than relying on central cloud data center, reducing latency and bandwidth, low latency, enhanced privacy।
एज कंप्यूटिंग एक टेक्निक है जिसमें डाटा को डिवाइस के पास ही प्रोसेस किया जाता है, क्लाउड तक भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इससे फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, लेटेंसी कम होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग पॉसिबल होती है। आईओटी, ऑटोनोमस कार और स्मार्ट डिवाइस में ये बहुत यूज़फुल है। अब देख लीजिए, लोकल प्रोसेसिंग डाटा इज एनालाइज एट द एज, सेंसर और गेटवे है ना, सेंसर और गेटवे के पास ही एनालाइज कर दिया जाता है। लो लेटेंसी है, नियर इंस्टेंटियस रिस्पॉन्स फॉर रियल टाइम डाटा एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहेंस प्राइवेसी को बढ़ाता है। ऑटोनोमस व्हीकल में यूज़ हो सकता है, रियल टाइम नेविगेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, स्मार्ट सिटीज़, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन में, रिमोट हेल्थ केयर फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट डाटा इन रियल टाइम, रिड्यूस बैंडविड्थ कॉस्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इनेबल रियल टाइम एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग है ना, लिमिटेड कंप्यूटर, बस ये लिमिटेड है ना, रोबस्ट रिक्वायर, ये सब चीज़ें चाहिए।